गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं PT 365 इकोनॉमी की क्लास 1। वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं कि हमारा जो कॉपीराइट है उसके अंडर सिर्फ फेयर यूज़ के अंडर, जो कि कॉपीराइट एक्ट 1976 बोलता है, टीचिंग के लिए सिर्फ इसका इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात, ये कोई ऑफिशियल चैनल है नहीं विजन IAS का या किसी भी इंस्टीट्यूट का। सो अगर आपको कोई भी PDF चाहिए है या फिर आपको अगर लगता है कि ये उनसे लेना ही आपको वीडियोज़ वगैरह देखनी है तो आप उनके ऑफिशियल चैनल पे जाके देख सकते हैं। खैर, यहाँ पे सिर्फ हम एनालिसिस करेंगे इसका और अच्छे से इसको समझेंगे क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से, जो कि आई हुई है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। सबसे पहले बात की जा रही है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, उसका एस्टिमेशन क्या है इंडिया में। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली इंडिया की जो GDP की ग्रोथ है वो 7.8% देखी गई थी अप्रैल जून के पीरियड 2023 से 24 में। प्रेजेंट GDP कैलकुलेशन कैसे होती है इंडिया में? दो तरीके से होती है, एक होती है रियल GDP, दूसरी होती है नॉमिनल GDP। रियल और नॉमिनल GDP में क्या फ़र्क है? रियल GDP का मतलब होता है आपका एक बेस ईयर है। हमारा बेस ईयर क्या है? 2011, कि 2011 से लेकर और आज 2023 का या 24 का हम डाटा निकालते हैं तो इनमें से कितना फ़र्क बीच में आया है, उस गैप को बोला जाता है रियल GDP। अब बात करते हैं नॉमिनल GDP की, तो नॉमिनल से ही आप समझिए कि ये होता है करंट ईयर का, जैसे कि 2023 से 24 के बीच में अप्रैल और जून के पीरियड का यहाँ पर देखा गया है। ये जाना जाएगा नॉमिनल GDP के नाम से। कौन इनको निकालता है? मॉस्पी। अब मॉस्पी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये क्वार्टरली GVA को यहाँ पर क्या करती है, आपका ग्रोस वैल्यू जो एडेड होता है उसको कैलकुलेट करती है और उसी के आधार पे 2011-12 को यहाँ पर बेस ईयर बना के रियल GDP निकालती है और जो करंट प्राइजेज है उसको नॉमिनल GDP की तरह देखती है। GDP डिफ्लेक्टर भी कुछ होते हैं, जो कि क्या होगा यहाँ पर GDP को डिफ्लेक्ट करने वाला, यानी कि जो रेशियो आएगा आपका GDP नॉमिनल GDP जो होगी और यहाँ पर वर्सेस में रेशियो जो होगा रियल GDP का, तो इसको क्या जाना जाता है? इसको जाना जाता है GDP डिफ्लेक्टर के नाम से। अब ये क्या है? इसमें इंक्रीज दिखाया जाता है कि जो GDP है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, उसके प्राइसेस में कितना इंक्रीज हुआ है या फिर आउटकम में कितना इंक्रीज निकल कर आया है, तो उसके ऊपर बातें होती हैं। GDP को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? देखिए, 3 अप्रोचेस का यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। पहले जो तरीका है वो है प्रोडक्शन अप्रोच के नाम से। अब इसमें सम किया जाता है, कैलकुलेट करते हैं सभी के सभी जितनी भी वैल्यू निकल कर आई है हर स्टेज पे। प्रोडक्शन किया है आपने, मान लीजिए टेक्सटाइल से यहाँ पर कॉटन वगैरह कोई चीज़ बनाई है, तो पहले कॉटन के ऊपर कितनी प्रोडक्शन आएगी, फिर उसके बाद आपने उससे क्या बना दिया? क्लॉथ बना दिया, तो कॉटन से लेकर क्लॉथ तक बनने में कितना प्रोडक्शन के ऊपर वैल्यू लगी है। तो जब आप इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हो और आखिर में जब आप उसको मार्केट में बिल्कुल बेच देते हो, तो वो होता है आपका फाइनल गुड या फाइनल सर्विसेज, उसको बोला जाता है प्रोडक्शन अप्रोच। दूसरा होता है इनकम अप्रोच। अब इसमें क्या होगा? इसमें टोटल जो इनकम अर्न की गई है, कमाई गई है प्रोडक्शन के द्वारा, उसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया जाता है। थर्ड होता है एक्सपेंडिचर अप्रोच, यानी कि कितना खर्चा हुआ है। इसमें जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है सभी के सभी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जिन्होंने भी किया है, जितनी भी एंटिटीज़ थी, उसको यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं और 3 तरीके से GDP का कैलकुलेशन करते हैं। अब इससे ऐसा करने की वजह से डाटा कलेक्शन में वेरिएशन आती है, कभी कभी विभिन्नताएँ हो जाती हैं प्रोसेस होने में, और इन्हीं कारणों की वजह से ये जो 3 अप्रोचेज़ है, तीनों ही अप्रोचेज़ में कभी ना कभी गैप्स दिखाई देते हैं, भेद दिखाई देते हैं। और यही होता है कि कंसीडर करते टाइम जब फाइनल कैलकुलेशन निकालते हैं तो तीनों को ही ध्यान में रखा जाता है। अब हम चलते हैं कि GDP कैलकुलेशन के लिए 2014-15 में, क्योंकि समस्या यहाँ पर थी कि गैप निकल कर आ रहे थे, क्या क्या चेंजेस किए गए। सबसे पहले 2015 के अंदर सेंटर जो हमारा स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस CSO, उसने एक नई सीरीज़ निकाली नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक के नाम से। अब सबसे पहले उन्होंने जो बेस ईयर पहले था 2014 से पहले, वो क्या होता था? 2004 और 2005 होता था, उसको चेंज करके किया 2011-12। दूसरी बात है कि बेस ईयर जो है वो पीरियोडिकली यहाँ पर रिवाइज करना होता है, बदलना
होता है, क्योंकि उसके स्ट्रक्चरल चेंज आप देखेंगे कि इकोनॉमी में क्या क्या चेंज आ रही है। इसी वजह से जो बेस ईयर है उसी के सहारे हम ये बात समझ पाते हैं कि रियल इकोनॉमी के अंदर हमारी जो पिक्चर सामने आ रही है वो एक्चुअली में कितनी सही है, कितनी साफ है। अब ये जो नई सीरीज़ है इसमें लेटेस्ट रिकमेंडेशंस हैं सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008 की तरफ से, जिन्होंने इंटरनेशनल गाइडलाइंस दी हुई है नेशनल अकाउंट को कंप्लाई करने के लिए। तो कंप्लाइनेशन जो होगा उसके ऊपर भी यहाँ पर ध्यान दिया गया है। फिर एक सवाल है कि मान लीजिए प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछा जाता है, अब पीटी है तो प्रीलिम्स के लिए ही बनी हुई है, कहेंगे कि क्यों जीडीपी बहुत अच्छा मार्कर नहीं है डेवलपमेंट को गिनने में, यानी कि जब विकास को हम यहाँ पर मेजर करना चाहते हैं तो क्यों जीडीपी बहुत अच्छी भूमिका नहीं निभाता है। पहला कारण इसका है क्योंकि ये अकाउंट्स की एक्सटर्नलिटीज़ को, जैसे कि कोई मान लीजिए क्राइम हो रहा है, कहीं पे पोल्यूशन हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है, डिप्लीशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, इन सारी चीज़ों को अकाउंट में नहीं लेता है। अब आप इस कंसेप्ट को समझे डेवलपमेंट को, उससे पहले आपको दो टर्म्स को समझना होगा। एक होता है आपका ग्रोथ, दूसरा होता है डेवलपमेंट। ग्रोथ को हिंदी में क्या बोलेंगे? वृद्धि। और डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे? विकास। अब जब हम जीडीपी को देखते हैं तो हमेशा हम क्या देखते हैं? ग्रोथ में उसको मापते हैं, ना कि डेवलपमेंट के असर से। हालांकि हमें लगता है कि अगर जीडीपी भी ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा? डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डेवलपमेंट होता है विकास। देखिए, अब डेवलपमेंट जो हो सकता है ना वो सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि विकास जब होगा तो केवल और केवल अच्छा ही होगा। लेकिन जब जीडीपी में यहाँ पर ग्रोथ होती है तो वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ग्रोथ होना ये ज़रूरी नहीं है कि साथ साथ में विकास भी हो रहा हो। और यही कारण है, डेवलपमेंट जब होगा तो पॉल्यूशन कम होंगे, इनइक्वालिटी असमानताएं कम होंगी, क्राइम कम होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर अकाउंट में देखी नहीं जाती। दूसरा हम देखते हैं कि ये जो मेजर्स हमारे पास है उसमें अदर यहाँ पर एस्पेक्ट को भी नहीं देखा जाता, जैसे कि एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन होना चाहिए, फैमिली के अंदर बॉन्ड कितना अच्छा है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर काउंट नहीं होती हैं। इसके अलावा जीडीपी के अंदर कुछ सोशली नेगेटिव एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे कि जब ये इकोनॉमिक आउटपुट को निकालती है तो जो मनी स्पेंट होती है रिपेयर वर्क के अंदर, जैसे मान लीजिए ट्रेन क्रैश हो गया, उसको भी यहाँ पर जीडीपी के अंदर देखा जाता है। तो कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज़ भी हैं। और नॉन इंक्लूजन होता है सोशल एस्पेक्ट का, जो लोग हैं उनकी जो लाइफ है, जैसे कि हेल्थ को ले लीजिए या फिर उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, तो ये जो सोशल एस्पेक्ट हैं इनका यहाँ पर नॉन इंक्लूजन है, इनको भी यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया जाता है। अभी कुछ चैलेंजेस है करंट जीडीपी की कैलकुलेशन में, वो क्या क्या है ज़रा देख लीजिए। सबसे पहले आउटडेटेड डाटा है। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके जो आंकड़े हैं वो काफ़ी पुराने हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठीक तरीके से बिल्कुल जो पिक्चर सामने आनी चाहिए वही आती है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उनकी यहाँ पर क्या होती है? अकाउंटिंग की जाती है, नहीं की जाती है एक्चुअली। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं उनमें क्या होता है? अकाउंटिंग उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पाती है, नहीं पता चल पाता है। और तीसरा है कि एक्सक्लूजन ऑफ प्रोडक्टिव वर्क, जैसे कि कुछ प्रोडक्टिव वर्क है जिसमें उत्पादन हो सकता है, उनको बाहर रख दिया जाता है। क्या क्या हो सकते हैं? हाउस होल्ड के वर्क, घर में कोई महिला घर का काम कर रही है तो वो भी तो इकोनॉमी के अंदर अपनी भूमिका निभा रही है ना, लेकिन उसको क्या करते हैं? जीडीपी के अंदर नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है ये यहाँ पर नहीं बताया गया, लेकिन जब जीडीपी बनाई जाती है तो हमें पता होना चाहिए कि जीडीपी के अंदर जो फाइनल गुड्स होते हैं या फिर फाइनल सर्विसेज होती हैं, कोई नई चीज़ जब बनती है, केवल और केवल उसी को यहाँ पर क्या करते हैं? काउंट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो कि है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI। अब ऐसी खबरें प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होती हैं, आपको पता होना चाहिए। दूसरी, आप इनको अपने एसेस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो यहाँ पर डाटा मिलता है। GS के आंसर्स के अंदर भी ये इस्तेमाल हो सकती है।
क्यों है ये खबर? क्योंकि नीति आयोग ने अभी एक डिस्कशन यहाँ पर पेपर को छापा था, रिलीज़ किया था, जिसका नाम था, टाइटल था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 एंड 6। 2005 से 6 से हम देखते हैं कि गरीबी जो है मल्टी डायमेंशनल है इंडिया में। और पेपर ने क्या क्या बताया, चलिए उसको समझते हैं। पेपर ने सबसे पहले तो इसका जो एस्टिमेट लगाया है, इसके जो निकाला है वो कैसे निकाला है, नेशनल MPI के थ्रू, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के थ्रू। चलिए समझते हैं क्या क्या की फाइंडिंग डिस्कशन पेपर में की गई है। सबसे पहले स्टीप डिक्लाइन इन पॉवर्टी हेड काउंट रेशो। देखिए कहा जा रहा है कि पॉवर्टी जो हुई है लोगों के बीच में, हेड काउंट क्या होता है, अलग अलग एक इंसान है। अब आप किसी को गिनना चाहते हो तो क्या करोगे, यहाँ पर 3 इंसान खड़े हो तो हम 3 हेड काउंट्स गिन लेंगे कि 3 इंसान यहाँ पर हैं। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि 2013-11 का जब हम डाटा देखते हैं तो लगभग यहाँ पर जो गरीबी थी उसके अंदर 29% हमारी जो पॉपुलेशन है वो आती थी। लेकिन जब हम देखते हैं डाटा 2022-23 का तो ये जनसंख्या 29% से घटकर 11% ही रह चुकी है। तो क्या हुआ है, डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आपके सामने आती है तो इसका क्या मतलब है कि ये स्टेटमेंट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि लगभग 24.82 करोड़ ऐसे इंडियंस यहाँ पर हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में पिछले 9 साल से बाहर निकल गए हैं। फिर इंटेंसिटी भी जो पॉवर्टी की है वो भी कम हो रही है। यानी कि ऐसा है कि पहले जो बहुत गरीब थे वो गरीब आज भी हैं, पॉवर्टी में आज भी हैं, लेकिन वो कम पॉवर्टी में है आज की तुलना में जब पहले देखने को मिला था। दूसरा यहाँ पर जो पेस है कि जो जितनी स्पीड से पॉवर्टी घट रही है हेड काउंट रेशो में खासकर, वो काफ़ी फास्टर है। 2015 और 16 से लेकर 2019-21 में हम देखेंगे कि वो काफ़ी तेज़ी से गरीबी घट रही है। इसको कंपेयर किया गया, कैसे आपको पता चलेगा कि कोई चीज़ तेज़ी से हो रही है या फिर स्लो हो रही है, उसको हमेशा कंपैरिजन से ही पता चलता है। तो कंपैरिजन किया गया था 2005 और 6 और 2015 और 16 के डाटा के साथ में। अब कुछ ऐसे स्टेट है जिन्होंने काफ़ी फास्टेस्ट रिडक्शन करके दिखाया है उनके अंदर जो गरीबी यानी कि पॉवर्टी के अंदर रहने वाले लोग थे। कौन कौन से स्टेट है, हम इस स्टेट में उत्तर प्रदेश को देख पाएंगे, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, ये ऐसे स्टेट है जिन्होंने मल्टी डायमेंशनल पुअर के अंदर फास्टेस्ट रिडक्शन दिखाया। 12 इंडिकेटर इसमें लिए जाते हैं और 12 के 12 इंडिकेटर्स में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिला है। खासकर क्या है, कुकिंग फ्यूल, जो कुकिंग फ्यूल होता है या फिर आपका हाउसिंग के अंदर, वो सबसे ज़्यादा डिप्रिवेशन लेवल में देखने को मिला। लोगों के पास यही नहीं होता है कि वो घर पे कुकिंग जो है, खाना जो बनाते हैं उसको अच्छे से बना पाए। दूसरा, चाइल्ड एंड अडोलसेंट मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है कि इलेक्ट्रिसिटी उन तक मिल पा रही है, बैंक अकाउंट उनके खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं, वो क्या है, लोवेस्ट डिप्रिवेशन लेवल्स के अंदर है। तो यही एक कारण है कि ये सारे डायमेंशन देखे जाते हैं कि बच्चों में कितनी डेथ हो रही है बच्चों की, या फिर इलेक्ट्रिसिटी टाइम पे है, क्या उनको हाउसिंग के अंदर उनके पास गैस सिलेंडर है, बैंक अकाउंट में उनका खाता है। तो ये सारे के सारे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के इंडिकेटर्स हैं। इंडिया अभी ट्रैक पे आ चुका है कि उसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट 1.2 है, जो कि क्या है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कम से कम 50% तक घटा देना है 2030 तक। तो कह रही है कि शायद जिस हिसाब से इंडिया आगे बढ़ रहा है तो ये बहुत जल्दी हमने जो टारगेट रखे हुए हैं वो पूरे हमारे हो जाएंगे। अब हम देखते हैं नेशनल MPI के बारे में। सबसे पहले तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जब नेशनल MPI हुई थी तो उसका डाटा रिलीज़ किया गया 2021 में। कौन इसका डाटा कर रहा था, इसका डाटा लिया गया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के द्वारा और उन्होंने ही इसको रिलीज़ किया। अब अंडर द गवर्नमेंट ग्लोबल इंडिकेट्स फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ इनिशिएटिव, नीति आयोग जो है वो इसकी एक नोडल एजेंसी है MPI के लिए। यानी कि नोडल एजेंसी कौन होता है, प्रमुख जो होता है कि इन सारी चीज़ों का ध्यान कौन रखेगा, यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर ध्यान इसका रखा जाएगा।
इसके अलावा हम देखते हैं कि क्या क्या मेथडोलॉजी यूज़ की गई है। जब यहाँ पर इंडियन नेशनल एमपीआई की कंप्यूटिंग की जा रही है, खास करके अल्कायर फोस्टर मेथडोलॉजी इसका नाम दिया गया है। इसमें क्या है कि ये लोगों को पुअर है, गरीब है या नहीं गरीब है, उसको 2 कट ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आइडेंटिफाई करता है। क्या क्या है वो 2 कट ऑफ देखिए। अल्कायर फोस्टर मेथड जो है वो 2 तरीके से, या एक तो ब्रीथ को दिखा सकता है कि चौड़ाई कितनी है गरीबी के अंदर, और एक डेप्थ को दिखा सकते हैं गहराई कितनी है या इंटेंसिटी कितनी है यहाँ पर पॉवर्टी की। जब आप पुअर को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, किसी गरीब इंसान को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो अल्कायर फोस्टर है एएफ मेथड जो है वो ओवरलैपिंग या फिर साइमल्टेनियसली डिप्रीवेशन को, दोनों को ही काम में काउंट में लेता है कि एक पर्सन कितना वो डेली बेसिस पे कमा पा रहा है, या उसका जो हाउस होल्ड का एक्सपीरियंस है कि उसमें जो जो चीज़ें मौलिक तरीके से मिलनी चाहिए किसी इंसान को वो टाइमली मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, काउंट होती हैं। अब हम चलते हैं कि क्या क्या कुछ सब इंडिक है नेशनल एमपीआई से रिलेटेड। सबसे पहले हेड काउंट रेशियो होता है कि कितने लोग यहाँ पर पुअर हैं। तो प्रपोर्शन जो है मल्टी डायमेंशनल पुअर का पॉपुलेशन के अंदर वो निकाला जाता है जब जो मल्टी डायमेंशनली पुअर पर्सन है उनको डिवाइड कर दिया जाता है। देख लिए, मल्टी डायरेक्शनल पुअर पर्सन और टोटल पॉपुलेशन, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ पुअर हैं उनकी जनसंख्या आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी को कैसे निकालेंगे। तो ये कहते हैं कि हाउ पुअर आर पुअर, कितने पुअर है, कितने गरीब है। किसी को आपने ये तो बता दिया कि ये गरीब है, पॉवर्टी में आती है, लेकिन कितनी इंटेंसिटी है उसके नीचे। तो एवरेज प्रोपोर्शन जो होता है डिप्रिवेशन का, कोई चीज़ उनको नहीं मिल पाई है, उसी के एक्सपीरियंस से यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पुअर इंडिविजुअल का ये निकाला जाता है कि कितनी इंटेंसिटी है पॉवर्टी की। अब इसको कंप्यूट करने के लिए, इसको निकालने के लिए जो ज़्यादा वेट है वो दिया जाता है डेप्रीवेशन के स्कोर्स को, कि क्या क्या चीज़ें किसी इंसान को नहीं मिली हैं, और उनमें से भी हम फिर उसको डिवाइड कर देते हैं कि कितने टोटल पुअर पीपल हैं। उससे हम देख पाएंगे कि कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी यहाँ पर निकलती है। थर्ड हम देखते हैं कि एमपीआई की वैल्यू आ जाती है जब, कैसे आती है, जब हम हेड काउंट रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी के साथ में, और दोनों का जो डाटा आता है उसको हम निकाल देते हैं, तो वो निकल जाता है एमपीआई की टोटल वैल्यू। तो ये एक तरीके से फॉर्मूला बन गया आपका। मैं दोबारा से इसको शॉर्ट टर्म में दिखाऊंगी, वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है यहाँ पर। ये कह रहा है कि जब आप हेड काउंट रेशियो निकालेंगे, एचआर को निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, टोटल जो यहाँ पर पुअर पॉपुलेशन आपने निकाली थी उसको आप डिवाइड कर देंगे किसके साथ में, टोटल पॉपुलेशन के साथ में। अब यहाँ पर कुछ ABC नंबर आ जाएगा। दूसरा, जब आप निकालेंगे पॉवर्टी की इंटेंसिटी को, कि इंटेंसिटी क्या है, तो उसमें आप क्या करेंगे यहाँ पर कि जो यहाँ पर डेप्रिवेशन है, कितने लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली हैं, उनको पुअर लोगों से ही डिवाइड कर देंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि गरीबों में भी कितने ज़्यादा लोग गरीब हैं, एवरेज क्या है, तो हमें इंटेंसिटी का पता चल जाएगा। तीसरा, जब आपको एमपीआई की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकाल देंगे, जो आपने हेड रेशियो निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ में, इंटेंसिटी और पॉवर्टी के साथ में, और जो वैल्यू आपकी यहाँ पर आएगी, अब ये हेड काउंट रेशियो था, ये क्या था हमारा, यहाँ पर इंटेंसिटी थी, और जो यहाँ पर फाइनल वैल्यू निकल के आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वो हमारी निकल के आएगी एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की वैल्यू। तो यही है डिप्रिवेशन को, यहाँ तक हम समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर बोलते हैं कि क्या इंडिकेटर्स हैं इंडिया की नेशनल एमपीआई के अंदर। जब बात हो रही है नेशनल एमपीआई मॉडल की, तो उसमें 10 ओरिजिनल इंडिकेटर्स लिए गए हैं ग्लोबल एमपीआई मॉडल में, जिसमें 2 इंडिकेटर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहला है मैटरनल हेल्थ, की माता की जो क्या हेल्थ होती है, वो अगर किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसकी हेल्थ क्या है, उस पर कितना असर है। दूसरा है बैंक अकाउंट, की फाइनेंशियल इंक्लूजन है या नहीं है। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो जाते हैं। सबसे पहले डायमेंशन में देखेंगे इंडिया के अंदर कितने हैं, 12 इंडिकेटर हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ग्लोबली, तो ग्लोबली कितने हैं, 10 हैं। अब हमारे पास भी पहले ओरिजिनली 10 ही होते थे, लेकिन हमने क्या कर दिया, फिर 2 और जोड़ दिए। कौन कौन से 2 जोड़ दिए, मैटरनल हेल्थ को भी जोड़ दिया,
दूसरा हम देखते हैं बैंक अकाउंट को भी जोड़ दिया, तो टोटल हमारे पास आज कितने हो गए, 12 हो गए हैं टोटल काउंट में। अब हम देखते हैं हेल्थ को, यहाँ पर 1/3 का इम्पोर्टेंस दी गई है, जिसमें से 1/6 जो इम्पोर्टेंट मिली है हेल्थ में वो दी गई है न्यूट्रिशन को। अब हाउस होल्ड में देखा जाता है कि जब डिप्राइड, अगर मान लीजिए किसी के पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी जो मैं बताऊंगी, तो उसको एज ए डिप्राइड मान लिया जाएगा कि उसके पास चीज़ें नहीं है और वो क्या है, पॉवर्टी के अंदर आती है। सबसे पहले कि कोई सिंगल मेंबर जो हाउस होल्ड का है वो अंडर नरिश्ड है, यानी कि कुपोषण तक है, उसको पोषण पूरी तरीके से नहीं मिल पाया है। दूसरा हम देखेंगे कि किसी का बॉडी मास जो इंडेक्स है, खास करके वुमन का 15 साल से लेकर 49 ईयर्स तक, या फिर एक आदमी है 15 ईयर्स से लेकर 54 ईयर्स तक, अगर वो 18.5 kg और मास स्क्वायर के बीच में यहाँ पर कम पड़ता है तो वो क्या हो जाएगा कि वो भी यहाँ पर पॉवर्टी के अंदर आता है। अगर इस घर में से उसका कोई बच्चा जिसकी एज 0 से लेकर 59 मंथ तक की है, अगर वो अंडर नरिश्ड रहता है तो भी क्या होगा, पॉवर्टी में इनको मान लिया जाएगा। फिर 1/12 जो हिस्सा दिया गया है वो दिया गया है चाइल्ड एंड अडोलसेंट मोरालिटी को। इसमें क्या किया गया है कि कोई भी बच्चा जो या फिर अडोलसेंट के अंदर वो आ चुका है, 18 साल से उसकी कम आयु है, लेकिन फिर भी उसकी डेथ हो गई है घर के अंदर, तो क्या माना जाएगा, जो सर्वे किया जा रहा है, अगर उससे 5 साल पहले तक भी उसकी डेथ हो गई है तो भी इसमें देखा जाएगा इसको एज अ चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोरालिटी के केस में। तीसरा हम देखते हैं कि मैटरनल हेल्थ को जो इंडिकेटर मिला है और उसको जो यहाँ पर वेट दिया गया है वो दिया गया है 1/12, यानी कि हम देखते हैं कि कोई वुमन है घर के अंदर और उसने अभी बर्थ जो है वो दिया था, लेकिन अभी तक उसको कम से कम 4 एंटीनेटल केयर विजिट नहीं करवाई गई हैं। सर्वे के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कि उनको क्या करना चाहिए, एंटीनेटल अभी प्रेगनेंसी के बाद में उनको क्या हो, यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह में लेकर जाया जाए, उनकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा गया तो भी उसका इंडिकेटर यही माना जाएगा। दूसरा इंडिकेटर है एजुकेशन, जो कि बिगेस्ट इंडिकेटर है, और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 3 बिग इंडिकेटर है और उन्हीं के अंदर हम देखते हैं अलग अलग इंडिकेटर्स को सब टाइप्स में बांटा हुआ है। एजुकेशन का जो वेटेज है वो भी 1/3 है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का वेटेज भी 1/3 है, और हेल्थ का भी हमने पीछे देखा कितना था, 1/3 ही था। एजुकेशन में हम देखेंगे कि ईयर ऑफ स्कूलिंग को काउंट किया जाता है, जिसको वेटेज दिया गया है 1/6। अब इसमें क्या है कि अगर कोई भी घर में से एक भी मेंबर अगर वो 10 साल से बड़ा है या फिर 10 साल का है और उसने 6 साल की स्कूलिंग कंप्लीट नहीं की है तो भी उसको डिप्राइव्ड माना जाएगा, गरीबी में माना जाएगा। स्कूल अटेंडेंस, फिर बात आती है कि मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल जा भी रहा है तो उसकी अटेंडेंस कितनी है, उसको भी 1/6 की यहाँ पर वेटेज दिया गया है। और इसमें देखा जाता है कि कोई स्कूल एज का चाइल्ड है जो स्कूल को अटेंड नहीं कर रहा है, खास करके उसने अपनी अगर 8th क्लास तक की पढ़ाई पूरी नहीं की है तो उसको भी क्या करेंगे, डिप्राइव्ड कैटेगरी में रखेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 1/3, अगेन इसमें कुकिंग फ्यूल का ध्यान रखा जाता है कि अगर किसी घर के अंदर डंग यानी कि जो आपका गोबर होता है या फिर एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो होती हैं, सर्ब्स, वुड, लकड़ी वगैरह, चारकोल, कोल, अगर इन सभी चीज़ों के साथ में खाना बनता है तो भी उनको क्या माना जाएगा, डिप्राइव्ड माना जाएगा। सैनिटाइजेशन को भी यहाँ पर 1/21 का यहाँ पर क्या दिया गया है, वेटेज दिया गया है। और इसमें भी बात होती है कि कोई हाउस होल्ड जो है वो अनइम्प्रूव्ड है या फिर उसमें सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, खास करके उसमें वॉशरूम नहीं है या फिर आपका लेटरिन वगैरह नहीं मिली हुई है, उनको इसको इम्प्रूव करना होगा या फिर किसी दूसरे हाउस होल्ड के साथ वो इसको शेयर कर रहे हैं तो भी उनको डिप्राइव कैटेगरी में माना जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर को भी अगेन अब आप जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखेंगे उसमें हर एक में 1/21 का यहाँ पर वेटेज दिया गया है। और इसमें हम देखते हैं ड्रिंकिंग वाटर को, तो हाउस होल्ड के अंदर अगर एक्सेस नहीं है ड्रिंकिंग वाटर को लेके या सेफ ड्रिंकिंग को, खास करके कम से कम 30 मिनट तक अगर उनको चलना पड़ता है किसी भी पानी को लेने के लिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर को लेने के लिए, तो भी इसको इन्हीं कैटेगरी में माना जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो भी यहाँ पर काउंट होगा। हाउसिंग देखेंगे तो अगर इनएडिक्वेट हाउसिंग है, उचित तरीके का घर नहीं है, जैसे कि जो फ्लोर होते हैं, फर्श होता है, वो अगर नेचुरल मटेरियल का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, या फिर जो रूफ है, छत है आपकी या दीवारें हैं वो रूडिमेंट्री मटेरियल से बनी हुई है, पहले के जो मटेरियल होते थे उनसे बनी हुई है, तो भी क्या माना जाएगा, उनको पॉवर्टी की रेखा में माना जाएगा या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर रखा जाएगा।
एसेट्स क्या क्या है और बैंक अकाउंट। जो टेलीविज़न अगर हाउस होल्ड्स में देखें हम तो उसके पास क्या क्या एसेट होते हैं, दो चीज़ें होती हैं। एसेट्स क्या होते हैं, जो आपके पास कुछ चीज़ें हैं, और लायबिलिटी क्या होती है, जो आपको किसी और को देना है। तो एसेट क्या होंगे, जो आपके खुद के हैं, अब वो आपको किसी को देना नहीं है। तो किसी घर के एसेट क्या होते हैं, रेडियो हो सकता है, टीवी हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, बाइसिकल हो सकती है, बाइक हो सकती है, रेफ्रिजरेटर, अगर कार वगैरह ट्रक वगैरह है तो ये कितने वहाँ पर उनके एसेट है। तो इन सारी चीज़ों की भी काउंटिंग इसमें की जाती है। बैंक अकाउंट, अगर हाउस होल्ड के मेंबर का किसी का भी बैंक अकाउंट नहीं है या पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट नहीं है तो भी उनको वेटेज दिया जाएगा। अब इसके अलावा पर कैपिटा इनकम को ध्यान में रखा जाता है, लिटरेसी रेट कितना है वो देखा जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। ये जो इंडिकेटर हैं आपके, इनको यहाँ पर एमपीआई के अंदर नहीं लिया जाता है। इसको क्या करेंगे, पॉवर्टी के अंदर आप लेकर आ सकते हो। लेकिन जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात होती है तो क्या किया जाता है, इनको काउंट नहीं करते, क्योंकि हम देखेंगे एजुकेशन के अंदर ऑलरेडी लिटरेसी रेट आ ही गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हेल्थ स्टैंडर्ड के अंदर आ जाती है, इनकम से हमें समझ में आ जाती है, तो इनके लिए अलग कैटेगरी नहीं है। अब ये तीन ही यहाँ पर सब कैटेगरीज बनाई गई हैं, एजुकेशन, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इनको आप प्रीलिम्स के लिए ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे, जो कि है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी के बारे में बातें हो रही हैं। अब डीबीटी क्या होता है, देखिए डीबीटी होता है कि जब गवर्नमेंट किसी स्कीम को लॉन्च करती है और वो उनको किसी के थ्रू सब्सिडी ना देकर उनके बैंक अकाउंट में, मान लीजिए पहले क्या करती थी गवर्नमेंट की, इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम करती थी फार्मर्स के लिए। अब वो क्या कह रही है कि रेट ठीक है जो भी सबके लिए आते हैं, लेकिन हम आपको आपके बैंक अकाउंट में 500 रुपये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए भेज देंगे। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप लोग ऐसा मानिए। तो ये क्या माना जाएगा, डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफ़र है वो हो गया है। या फिर कि स्पोर्ट्स पर्सन है, वो खेल कर आता है, कहीं पे जीत के आता है, तो उसी के बैंक अकाउंट के अंदर उसको यहाँ पर स्कॉलरशिप भेजी जाती है। ये भी क्या है, डायरेक्ट बैंक बेनिफिट ट्रांसफ़र है, डीबीटी के अंदर ये आता है। चलिए समझते हैं। गवर्नमेंट ने अभी ऐसा माना गया है कि जो टैक्स पेयर की मनी थी 2014 से लेकर 2023 तक, उसमें से कम 2.73 लाख करोड़ को यहाँ पर बचाया है। और कैसे बचाया है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को इस्तेमाल किया। अब उसमें जो टारगेटेड बेनिफिशियरी थे, जिनको ज़रूरत थी, जिनको ये चीज़ मिलनी चाहिए थी, उनको ये डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में भेजा गया, और जो बोगस अकाउंट्स थे उनको यहाँ पर हटा दिया गया। तो ये काफ़ी बड़ी एक मात्रा हो जाती है आपकी, लगभग 3 लाख करोड़ तक की आसपास की ये राशि है। और उसमें से इतना बड़ा यहाँ पर अगर गवर्नमेंट क्लेम करिए कि बचाया, तो इम्पोर्टेंट भी हो जाता है समझने के लिए। कौन कौन सी स्कीम है अंडर डीबीटी, ये याद रहना चाहिए। जैसे कैश ट्रांसफ़र जिसमें किया जाता है, तो पहल जैसी स्कीम्स हैं, मनरेगा जैसी स्कीम है, नसाब जैसी स्कीम्स है, उसमें ये होता है। किसी में इन काइंड ट्रांसफ़र होता है तो वो कैसे होगा आपका, ये गवर्नमेंट जो होती है इंडिविजुअल्स को देती है, और ये देती है एजेंसीज के थ्रू, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस के थ्रू। क्या मिलता है, राशंस मिलते हैं, चावल मिल जाते हैं, वीट मिल जाता है। तो ये होता है काइंड के बदले में, कोई चीज़ के थ्रू आप दे रहे हो। और तीसरा होता है अदर ट्रांसफ़र। अब अदर ट्रांसफ़र क्या होंगे, जहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी वो किसी नॉन गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ के पास में अलग अलग जो होती हैं, उनको गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू कुछ फैसिलिटेशन देंगी। खास करके जैसे कि आप आशा वर्कर को देख सकते हैं, एनएचएम के अंदर में आंगनवाड़ी वर्कर्स आते हैं, आईसीडीएस के अंदर में, इस तरीके से। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की और बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि ट्रांसपेरेंसी आ सके, और जो पिट फर्लीज यहाँ पर होती है, धोखाधड़ी जो होती है, वो क्या हो, टर्मिनेट हो जाए, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल आनी चाहिए। लॉन्च कब किया गया, सबसे पहले ये जो स्कीम है इसको 2013 के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लॉन्च किया गया था, और उसके बाद 2014 में हम देखते हैं कि इसको एंटायर कंट्री के अंदर लॉन्च कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। नोडल एजेंसी कौन है, तो जो इसको संभालती है, तो डीबीटी जो मिशन है उसको संभाला जाता है कैबिनेट सेक्रेटरीट के द्वारा, जिसमें सेक्रेटरी जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं, पीजी करते हैं। और ये जो डिसबर्समेंट होती है, जो चीज़ें बांटी जाती हैं, वो यहाँ पर चैनलाइज्ड की जाती हैं पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। तो ये हो जाते हैं आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।
अब कहते हैं कि क्या आधार कार्ड की ज़रूरत है, तो कहा जाता है कि आधार डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र स्कीम के अंदर मैंडेटरी नहीं होता है। हालांकि ये एक तरीके से यूजफुल हो सकता है लेकिन मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। दूसरा, आधार जो है वो एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाता है। यूजफुल है कि इससे जो इंटेंटेड बेनिफिशरी है उनको चीज़ें मिली जा सके, आधार से प्रेफर्ड किया जा सकता है बेनिफिशरीज को। तो एनकरेज किया जा रहा है कि आधार जितना हो सके उसको क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। की इनेबलर कौन कौन है डीबीटी के, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है जाम। अब जाम क्या होता है, जन धन आधार मोबाइल ट्रिनिटी। इसने क्या किया हुआ है, ट्रांसफ़र करते हैं बेनिफिट को, लीकेज प्रूफ होता है क्योंकि जन धन अकाउंट में जाते हैं, आधार के थ्रू जाते हैं, मोबाइल्स के थ्रू जाते हैं। तो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपके पैसे को बीच में कोई और खा जाएगा। जैसे कि बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी, बिहार जैसे स्टेट जिसके अंदर जो पेंशन वगैरह भी यहाँ पर बेनिफिशरीज को पहुँचाई जाती थी, तो जो इंटरमीडिएटरी था वो क्या करता था, बीच में उनके पैसे लेता था 20 से 50% तक। तो अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है। ये ओवरऑल पूरे इंडिया में ये ऐसा कुछ देखने को मिलता था। तो वेल टारगेटेड है, बिल्कुल जिसको चाहिए उन्हीं को मिल जाता है, कैशलेस हो जाता है, उनके डायरेक्ट बैंक के अकाउंट में जाता है और टाइमली मैनर तक पहुंच जाता है कि उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। दूसरा हम देखते हैं कि इसके अंदर बिजनेस कॉरस्पॉन्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है। देखिए ये जो पेमेंट्स हैं इनको इस तरीके से डिस्बर्स किया जा रहा है बेनिफिशरीज तक कि वो टाइम पे उनके पास पहुँचे, उनके डोर स्टेप पर पहुँच जाए और फुल वैल्यू उनको मिल पाए। पेमेंट बैंक है, इससे क्या होगा कि क्योंकि बैंक के अंदर पैसा आ रहा है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ जाएगा। लोग क्या करेंगे, रिमोट एरियाज़ के बीच में, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ पर भी बैंक अकाउंट को खुलवाएंगे, या तो पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक्स के अंदर में। तो उनका क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। तो ये अर्थव्यवस्था के लिए वैसे ही अच्छा हो जाता है। और मोबाइल मनी है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम में बनती है, कैशलेस ट्रांजेक्शन होते हैं, मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आधार कार्ड एज आइडेंटिफायर हो तो ये और एक अच्छी अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में। अब रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करवाई जाएगी उसके अंदर लगभग 2 करोड़ औरतों को लेके आया जाएगा। और किस स्कीम के अंदर लेकर आया जाएगा, ये होगा लखपति दीदी स्कीम के अंदर। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगेन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आपको पता होना चाहिए कि ये क्या कर रही है। सबसे पहली बात तो ये माइक्रो एंटरप्राइजेज जो करने वाले हैं उनको एनकरेज कर रही है, उनको प्रोत्साहन दे रही है कि आप लोग भी आगे आइए और काम करिए। लखपति दीदी स्कीम क्या है, लॉन्च होती है 2023 के अंदर। कौन लॉन्च कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि नोडल मिनिस्ट्री यहाँ पर कौन है, कौन इसको लॉन्च कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि जो रूरल सेल्फ हेल्प वुमन जो यहाँ पर हैं, ग्रुप जो होते हैं वुमन के, उसको अनेबल किया जा सके और कम से कम उनको 1 लाख पर एनम, 1 साल के अंदर 1 लाख का वो क्या करें, काम खुद से कर पाएँ। अप्रोच किस तरीके से किया जाएगा, तो वुमन लेड डेवलपमेंट अप्रोच है कि विकास जो होना चाहिए वो महिलाओं के द्वारा हो सके। एक्टिविटीज़ क्या क्या कवर्ड होंगी इसमें, वुमेन्स को, जो औरतें हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कि प्लम्बिंग के अंदर कि प्लम्बिंग का जो कोई काम है, एलईडी बल्ब मेकिंग कैसे बनाए जा सकते हैं, उनको रिपेयरिंग जो ड्रोन्स होते हैं उनको ऑपरेट करना और उनको रिपेयर करना सिखाया जाएगा। और ऐसी ही और कुछ भी स्किल्स यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात करें कि ये क्या होते हैं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं वो विलेज बेस्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी कमिटीज़ होती हैं, जिसके अंदर लगभग 10 से 20 लोकल वुमन को कंपोस्ट किया जाता है, लाया जाता है। ये नेचर इनका वॉलंटरी होता है, आपकी इच्छा है इनको ज्वाइन करने की तो बहुत अच्छी बात है, इच्छा नहीं है तो भी आप रहने दे सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि SG सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उनकी अलग अलग सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जैसे कि कुंधाम शरी केरला के अंदर हम इनकी स्टोरीज देख पाएंगे। फिर एक ग्रुप है जीविका नाम से बिहार में, महिला आर्थिक विकास महामंडल है महाराष्ट्र के अंदर, और लूम्स जो है वो ग्रुप देखते हैं लद्दाख में। तो इनकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं। ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उसमें सभी मेंबर्स को अपना जो लोन लिया होता है उन्होंने वो इंडिविजुअल मेंबर के तरीके से उतारना होता है कि ठीक है हम सब मिलकर ये जो लोन है जिसने भी इसको लिया है उसको सबके सब मिलकर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जिम्मेवारी लेंगे और इसको
उतारेंगे। इम्पोर्टेंस क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की? सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इसके थ्रू लगभग 100 मिलियन हाउस होल्ड्स को कवर कर लिया जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है लखपति दीदी स्कीम की वजह से, क्योंकि 84% जो है वो एक्सक्लूसिवली वुमेन ग्रुप है जो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में यहाँ पर औरतें महिलाएं ही देखने को मिलती हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग इससे होती है, ट्रेनिंग करवाई जाती है फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह की, तो ये भी चलती है। पॉवर्टी एलिविएशन होता है, गरीबी बिल्कुल हटती है। इनकम जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ से वो यहाँ पर होनी शुरू हो जाती है और इससे इसी कारणों की वजह से यहाँ पर इनकम के अंदर इंक्रीज होता है। सेविंग्स जो है वो भी बढ़ती हैं। कभी कभी इनकम जो है वो 19 से 20% तक बढ़ जाती है और सेविंग यहाँ पर 28% तक रिस्पेक्टिवली बढ़ती है। डिक्लाइन होता है जब इनफॉर्मल लोन्स लिए जाते हैं, लगभग 20% तक का ये भी देखा गया है। इनफॉर्मल लोन क्या होंगे कि आप अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से कोई लोन ले लेते हो, पैसे ले लेते हो और बाद में आपको नहीं दे पा रहे हो टाइमली अगर उस चीज़ को, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, इससे रिश्तों में खटास आ जाती है। तो ये सारी चीज़ों से बचा जा सकता है और आपको फॉर्मली लोन मिल सकता है। अब मेजर क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए, जैसे कि हम देखेंगे दीनदयाल अंत्योदया योजना के बारे में। अब ये सारी ऐसी योजनाएं जो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबको पता होनी चाहिए, याद रखनी चाहिए, पूछा जा सकता है। तो रूरल लाइवलीहुड मिशन के ऊपर ये बनाई गई है, 2011 में ये बनती है और कौन इसको संभालता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके की फीचर क्या है? इसमें जो पुअर वुमेन है उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है और कंटिन्यूसली उनको सपोर्ट किया जाता है। बाद में इसका नाम 2015 के अंदर बदलकर DNRLM रख दिया जाता है, जो कि क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, DNRL, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। सेकेंड हम देखते हैं जो कि है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। अब ये क्या है? 2016 के अंदर ये शुरू होता है, सब स्कीम है दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंदर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में ही, जिसका काम है कि यहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे उनकी मदद करनी है ताकि वो ऐसी एंटरप्राइजेस को सेटअप कर सके जो विलेज लेवल पे हो और नॉन फार्म सेक्टर के अंदर बने हुए हो, कृषि में वो लोग ना करते हो काम। तीसरा हम देखते हैं महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। अब सशक्तिकरण क्या होता है? एम्पावरमेंट होता है। परियोजना यानी कि स्कीम होती है महिला वुमन किसान फार्मर। 2011 में ही इसको लाया जाता है। ये फिर से जो हमारे दीनदयाल अंत्योदय योजना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसी की एक सब स्कीम है। इसमें भी वुमन जो है उनको एम्पावरिंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है, खास करके एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि वो खुद में ही फार्मर यहाँ पर है, ताकि जो इन्वेस्टमेंट है उसको इन्हेंस किया जा सके, सिस्टमेटिकली इन्हेंस करे, पार्टिसिपेशन जो है उनका उनकी प्रोडक्टिविटी के अंदर उसको भी बढ़ाया जा सके। फोर्थ हम देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशला योजना, DDUGKY। अगेन ये एक सब स्कीम है अंडर DNRLM के, जो कि 2014 में लॉन्च की जाती है और इसमें भी जो पुअर यूथ है यहाँ पर, इसमें सिर्फ ये वुमन के लिए नहीं है, ये वुमन प्लस मैन दोनों के लिए ही है और इसमें यूथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यूथ कौन होगा? 15 से लेकर 35 ईयर्स ऑफ एज, और उनकी जो पुअरेस्ट है, गरीब हैं, गरीबों में भी बहुत ज़्यादा गरीब है यहाँ पर, उनकी स्किलिंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है वुमिनिया इनिशिएटिव। ये वर्ड है वुमन और वुमन से ये बना है शब्द वुमनिया। तो वुमनिया जो है ये 2019 के अंदर लॉन्च होती है और ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ज़्यादातर जानी जाती है। अब ई मार्केट प्लेस क्या होगा? डिजिटली आप किसी मार्केट को बना रहे हो। ये क्यों किया गया है? ताकि जो पार्टिसिपेशन है वुमन का एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर वो बढ़ सके, उसको प्रोत्साहन मिल सके, इनकरेजमेंट मिल सके, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है यहाँ पर वो भी इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आ सके, यानी कि जो GEM पोर्टल है, गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस है, उसमें भी वो इनफॉर्मल सेक्टर से भी आए और अपने आप को यहाँ पर इंडल्ज करें। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि यहाँ पर है सेंटर सेक्टर स्कीम प्रोवाइडिंग ड्रोन टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ये 2023 में इसको लॉन्च किया गया है और कौन करने वाला है? रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री। देखिए अब इतना सब पढ़ने के बाद ये तो आपको समझ में आ गया है कि ये जो
सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे मोस्टली 98% तक वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अब इसमें क्या है स्कीम में कि यहाँ पर लगभग 15,000 ड्रोन्स को औरतों को ही सिलेक्ट करके दिया गया है। 2023 से लेकर 2025-26 तक उनको ये प्रोवाइड करवाए जाएंगे। रेंटल सर्विसेज भी ये लोग देंगे उनको, फार्मर्स को, ताकि एग्रीकल्चरल पर्पसेस में ये क्या कर सके, उनका इस्तेमाल कर सकें। खैर आज के लिए हमारी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और रोज़ थोड़ा थोड़ा करके हम PT 365 को भी ख़त्म कर लेंगे फरवरी के महीने में और मार्च के महीने तक, ताकि अप्रैल में आपके जो करंट अफेयर हैं वो बिल्कुल सॉलिड तरीके से तैयार हो सके और मई के अंदर आप बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे सके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जो भी अभी तक यहाँ पर जुड़ा हुआ है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी